नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर को लेकर। नया सवेरा के बेहद खास अंक में मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात आंचल, धन्यवाद। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और नया सवेरा में जिन प्रमुख खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है वो है प्रधानमंत्री का झारखंड और बंगाल दौरा। प्रधानमंत्री झारखंड में कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं बंगाल में भी 7,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाएं हैं जो बंगाल वासियों की आज नाम होने वाली है। बिल्कुल, बात करें चुनावी शंखनाद की तो भाजपा की जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसका मंथन कल देर रात चला है, तो बहुत जल्द पहली सूची आ सकती है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स करेंगे हम आपके साथ। बिल्कुल आंचल, साथ ही अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। अगर कारोबार जगत से जुड़ी बात करी जाए तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो 8.4% की ग्रोथ से आगे बढ़ रही है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूती का स्तंभ माना जा रहा है। बिल्कुल, साथ ही साथ बात होगी ग्लैमर वर्ल्ड और खेल जगत की भी। जानेंगे अखबारों की सुर्खियों में क्या है आपके लिए खास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर टॉप स्टोरीज यानी कि आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं करेंगे राष्ट्र के नाम। सिंदरी उर्वरक संयंत्र और चतरा सुपर थर्मल पावर परियोजना का होगा लोकार्पण। पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज हुगली के आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। हल्दिया बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन का भी करेंगे उद्घाटन। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की देर रात तक चली बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। भाजपा जल्द जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर। सीईसी ने युवाओं और महिलाओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर दिया जोर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रेस्टोरेंट में लगी आग से 43 लोगों की मौत, दर्जनों लोग हुए घायल। गाजा में मदद का इंतजार कर रहे 104 लोगों की मौत। फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर लगाया हमले का आरोप। इजराइल ने भगदड़ मचने की कही बात। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतरेस ने घटना की निंदा की। तो नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। जी हां, शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड दौरे पर 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। सिंदरी में प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन कारखाना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी झारखंड यात्रा में देश की सबसे पुरानी उर्वरक नगरी सिंदरी में 8,939 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित नए उर्वरक कारखाने का लोकार्पण करेंगे। सिंदरी का देश का सबसे पहला उर्वरक कारखाना 2 मार्च 1951 को शुरू हुआ था, लेकिन तकनीक पुरानी पड़ जाने और लगातार नुकसान की वजह से ये कारखाना 31 दिसंबर 2002 को घाटे के कारण बंद कर दिया गया था। पीएम ने 25 मई 2018 को इस कारखाने के जीर्णोद्धार की घोषणा की थी। श्रृंखला में आपका सिंदरी प्लांट तैयार हुआ है और जो 12.7 लाख टन मैट्रिक टन जो है यूरिया बनाएगी। और ये जो पूर्वी भारत में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जितने सारे पूर्वी भारत में जो है किसान भाइयों है, उनके लिए यूरिया बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। सिंदरी उर्वरक कारखाने में 15 अप्रैल 2023 से व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत हो चुकी है। संयंत्र से रोजाना 2,250 मीट्रिक टन अमोनिया और 3,850 टन यूरिया के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहां से उत्पादित होने वाला यूरिया नीम कोटेड होगा। कृषि के लिए इसे आदर्श उर्वरक माना जाता है। आने वाले वर्ष में इस संयंत्र से सालाना 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन का लक्ष्य है। अभी चारों प्लांट चल चुका है, सिर्फ तालचेर का काम चालू है, वो भी चल जाएगा और देश 2025 दिसंबर तक आत्मनिर्भर हो जाएगा।
इसके अलावा प्रधानमंत्री रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री देवघर से गोड्डा को जोड़ने वाली मोहनपुर हसदेहा नई रेल लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। रेलवे के अनुसार 753.48 करोड़ रुपए की लागत से मोहनपुर हसदेहा रेल लाइन का निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई 38.110 किलोमीटर है। इस नई रेल लाइन पर पहली बार चलने वाली देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी भी दिखाएंगे। फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना है, इसलिए फायर अफेक्टेड जोन की जितनी भी रेलवे लाइन है उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव लाइन भी बनाई जा रही है, जो कि 28 किलोमीटर की है। वो करीब 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री धनबाद में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। आम सभा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। बैनर और पोस्टर से धनबाद शहर मोदीमय हो गया है। पहले भी प्रधानमंत्री जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, लेकिन उससे बड़ी सभा हो, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। व्यापक प्रचार प्रसार, लोगों से को निमंत्रण देने का काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। झारखंड की इस यात्रा में प्रधानमंत्री 15 से भी अधिक योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। खासकर सिंदरी शहर एक बार फिर से औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धनबाद दौरे पर धनबाद के उपायुक्त वरुण रंजन से डीडी न्यूज संवाददाता दिवाकर कुमार ने खास बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान वो हर्ल के जरिए वहां से कई बड़ी सौगात देशवासियों को देने जा रहे हैं। साथ ही साथ एक पब्लिक रैली को भी वो यहाँ पे संबोधित करेंगे। 2 लोकेशंस पे धनबाद में कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम सिंदरी स्थित हर्ल प्लांट है, जहां पे वो जो नया हर्ल प्लांट बना है फर्टिलाइजर का, उसको वो नेशन को डेडिकेट करेंगे और साथ ही साथ अन्य डिपार्टमेंट्स के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उसको भी वो नेशन को डेडिकेट करेंगे। और दूसरा कार्यक्रम उनकी एक पब्लिक रैली है, जो कि बरवड्डा हवाई अड्डे पे है, तो वहां पर प्रधानमंत्री जी उसको संबोधित करेंगे। और हर्ल का जो प्लांट में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, वो मुख्यतः 2 पार्ट का है। पहला कार्यक्रम जो है, जिसमें वो कंट्रोल रूम में जाएंगे और वहां पे वो जो ओवरऑल फंक्शनिंग है फर्टिलाइजर प्लांट का, उसको वो देखेंगे और सेक्रेटरी फर्टिलाइजर के द्वारा उसकी ब्रीफिंग की जाएगी। और दूसरा कार्यक्रम है जो मेन प्रोग्राम फंक्शन है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हर्ल प्लांट को नेशन को डेडिकेट करेंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, उसके बाद एनटीपीसी और डीवीसी के भी कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको वो नेशन को समर्पित करेंगे। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये जो झारखंड में एक तरीके से चुनाव का संगनाद भी प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, तो उस लिहाज से क्योंकि गैदरिंग बहुत ज्यादा होगी, तो किस तरह की तैयारियां और कितना उत्साह है? देखिए, बड़ी संख्या में लोगों को, जैसे मैंने बताया, कि आने की उम्मीद है। खास करके जो पब्लिक रैली है, तो उसको लेकर के जिला प्रशासन ने पुलिस के साथ मिल करके यातायात का जो एक पुख्ता इंतजाम किया है। चूंकि बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से भी लोगों को आने की संभावना है, तो हम लोगों ने अलग अलग रूट चार्ट्स बनाए हैं, जहां से अलग अलग जिलों से लोगों की एंट्री होगी। और करीब थोड़ी दूर पहले ही हम लोगों ने बसेस के पार्किंग के लिए अलग अलग स्टैंड्स जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। और बाकी जितनी भी तैयारियां की जानी है, वो हम लोग सभी तरह से उसको हम लोग अंतिम रूप दे रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कल का कार्यक्रम हम लोग सफल तरीके से कराएंगे। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर धनबाद पूरी तरीके से तैयार है और जिस तरीके से वो देश को सौगात दे रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी के जरिए, कोल इंडिया के जरिए और हर्ल के जरिए, तो लोगों में भी एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और जो पब्लिक रैली होगी, उससे किसी आम पब्लिक को दिक्कत ना हो, इसके लिए भी जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां की है। अपने सहयोगी धीरज के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, धनबाद। तो प्रधानमंत्री का ये जो झारखंड दौरा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 35,000 से ज्यादा की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे संवाददाता सिंदरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं धीरज कुमार। धीरज, सुप्रभात। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो उर्वरक संयंत्र का आज प्रधानमंत्री औपचारिक उद्घाटन करने वाले हैं, साल 2002 में इसको बंद कर दिया गया था और उसके बाद इसके जीर्णोद्धार के बाद आज इसका औपचारिक उद्घाटन हो रहा है। अपने आप में ये जो उर्वरक संयंत्र है महत्वपूर्ण है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम भी हमारे को ये दर्शा रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। साल 1951 में इस कारखाना का जो उद्घाटन हुआ था और साल 2002 में
घाटे के कारण इस कारखाना को बंद कर दिया गया था। कहा गया था कि इसका जो उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा है, ये कंपनी उतना मुनाफा नहीं कमा रही है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री जबकि धनबाद की अपनी यात्रा में साल 2018 में आते हैं, 25 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इस कारखाने के जीर्णोद्धार करने के लिए उन्होंने यहाँ के लिए एक राशि आवंटित की, लगभग 9,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की। और एक बार फिर पीएम मोदी ने साबित किया कि जिस भवन का वो आधारशिला रखते हैं या जिस चीज की वो आधारशिला रखते हैं उसी का उद्घाटन करने के लिए वो आते हैं। तो साल 2018 में प्रधानमंत्री ने इस जो कारखाना है इसके जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने 9,000 करोड़ रुपए जारी किए थे। और मैं आपको बता दूं कि अभी ये कारखाना बनकर तैयार है। और जैसा कि मुझे जो हर्ल से जो यहाँ का जो हर्ल का जो कारखाना है वहां से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक 15 अप्रैल 2023 से इस फैक्ट्री ने, इस कारखाना ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको कि प्रधानमंत्री राज्य के निवासियों को सौंपेंगे, जिसमें कि रेल से जुड़ी हुई कई प्रोजेक्ट्स हैं, कई परियोजनाएं हैं। जो पूर्व मध्य रेल कहा जाता है जो धनबाद डिवीजन को, इसके लिए प्रधानमंत्री ने कई घोषणाएं जबकि यहाँ पहुंचेंगे तो करेंगे। इसके अलावा एनटीपीसी और कोल इंडिया से जुड़े हुए जो कई प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से होगा। और जो सबसे अहम जो है वो सबसे अहम यहाँ का जो रसायन एवं उर्वरक कारखाना, जो सिंदरी को जो एक पहचान, सिंदरी शहर को जो एक पहचान मिली थी और साल 1951 में ही इस शहर को औद्योगिक शहर की पहचान मिली थी। और धीरे धीरे जबकि ये कारखाना बंद हुआ, सिंदरी शहर की पहचान भी धीरे धीरे खत्म होती चली गई। और जब एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ के जो कारखाना है उसको शुरुआत करने की जो कोशिश की और जिस तरीके से उन्होंने इसके जीर्णोद्धार के लिए पैसे दिए और इसका काम शुरू किया, एक बार फिर सिंदरी की पहचान औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हो रही है। और जो आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की, तो जरूर जबकि यहाँ के जो कारखाना है उसका जिस तरीके से उत्पादन हो रहा है और ऐसा कि लक्ष्य रखा गया है कि इस साल 2024 तक जो 12,000 मीट्रिक टन जो खाद का उत्पादन यहाँ से होगा, जरूर यहाँ के आसपास के किसानों को या दूर दराज के कह सकते हैं दूर दराज के किसानों को यहाँ के खाद का लाभ मिलेगा, लोगों को रोजगार मिल रहा है। और इसके अलावा आसपास के क्षेत्रफल में जो लोग बसे हैं उनके लिए भी एक अवसर है कि जब ये कारखाना खुला है तो उनके आसपास की जो जमीनें हैं उनके दामों में इजाफा हुआ है, नौकरियों में इजाफा हुआ है। तो कहा जा सकता है कि हर्ल का ये कारखाना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ाया गया एक शानदार कदम है। बिल्कुल। और आज कई सौगातें मिलने वाली है झारखंड को। विपक्ष के गढ़ में प्रधानमंत्री की हुंकार है और लोकसभा के 3 क्लस्टर्स के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और जनसभा को तो संबोधित करने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है ही। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और इस पूरे कार्यक्रम की पल पल की तमाम अपडेट्स डीडी न्यूज पर आपको मिलती रहेंगी। हम लगातार आपसे साझा करते रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। आप देखते रहिए नया सवेरा। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ले घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 14 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे के बाद आज वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री आज हुगली के आराम बाग में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में रेल, बंदरगाह, तेल पाइपलाइन, एलपीजी आपूर्ति और अपशिष्ट जल उपचार जैसे क्षेत्रों से संबंधित कई विकासात्मक परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री लगभग 2,790 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी हल्दिया बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री करीब 2,680 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री खड़गपुर के विद्यासागर औद्योगिक पार्क में 120 TPA की क्षमता वाले इंडियन ऑयल के LPG बॉटलिंग प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही अपशिष्ट जल उपचार और सीवरेज से संबंधित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन भी इसमें शामिल है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से जुड़ी हुई। संदेश खाली में कल संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी और उसे 10 दिन के पुलिस हिरासत में भेजे जाने के बाद पीड़ित महिलाओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। महिलाओं ने कहा कि वे शाहजहां और उसके अन्य साथियों उत्तम हाजरा, शिबू सरदार की दहशत पिछले कई वर्षों से जारी थी। उनके अत्याचार और भय के चलते महिलाएं रात रात सो नहीं पाती थीं। उन्होंने कहा कि अब वे बिना भय के चैन की नींद सो पाएंगी। उन्होंने साथ ही कहा कि अभी उनकी खुशी अधूरी है, फांसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। शाहजहां शेख के साथियों पर तो दुष्कर्म की धाराएं पुलिस ने बढ़ा दी थी, लेकिन महिलाओं के आरोप के बावजूद शेख पर दुष्कर्म की धारा नहीं बढ़ाई गई है। पुलिस का कहना है कि शेख को राशन घोटाला मामले में उसके घर पर छापे के दौरान 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के संबंध में नजात पुलिस स्टेशन में दर्ज 2 मामलों में गिरफ्तार किया गया है। तो शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर संदेश खाली के महिलाओं में काफी खुशी है। उनको लग रहा है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद अब वे सुख चैन से जी पाएंगी। वहीं भाजपा ने कल कहा है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन उस पर महिलाओं के आरोपों के अनुसार दुष्कर्म की धारा नहीं लगाई गई है। यदि उसकी गिरफ्तारी ईडी पर हमले में की गई है तो बंगाल सरकार उसे ईडी को क्यों नहीं सौंप रही। साथ ही उन्होंने कहा कि शेख कानूनी संरक्षण में है, लेकिन पुलिस मेहमान नवाजी कर रही है। और कोलकाता से ही जुड़ रहे इस बड़े मामले पर हमारे साथ प्रसन्नजीत बख्शी। प्रसन्नजीत, सुप्रभात आपको। कल मैं सुन रही थी जो बंगाल सरकार की परिवार कल्याण मंत्री हैं उनको, प्रसन्नजीत, उनसे जब कई जो पत्रकार हैं उन्होंने सवाल पूछा कि भाई इतनी देरी क्यों हुई और आखिरकार जिस मामले में धरपकड़ की गई है शाहजहां शेख की वो मामला महिला उत्पीड़न से भी जुड़ा नहीं हुआ, तो उन्होंने बड़े कैजुअली आंसर करते हुए कहा पकड़ तो लिया ना। सवाल यहाँ पर अब यह है कि आगे का कानूनी प्रारूप कितना पेचीदा होने वाला है शाहजहां शेख के लिए। देखिए, कहानी यह है कि कल अदालत की तरफ से यह भी बताया गया, एक बात बताई कि शाहजहां शेख उस तरफ गिरफ्तार हुए और इस तरफ हाईकोर्ट के सामने हाईकोर्ट की दरवाजा खोलते ही किसी ने उनका बेल पिटीशन लेकर हाजिर हो गया। तो मतलब आप ये समझने की कोशिश करिए कि कम्युनिकेशन लेवल कितना तगड़ा है। ठीक, हर नागरिक को अपना ये अधिकार है कि वो अदालत के दरवाजा खटखटाए, बेल पिटीशन मूव कराए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम को आप समझने की कोशिश करें कि वो गिरफ्तार हुए जो पत्रकारों को मालूम नहीं है। गिरफ्तार हुए तो वो वकील तक पहुंच गया, बेल पिटीशन तैयार हो गया। बेल पिटीशन तैयार करने के लिए वकालतनामा में साइन करना पड़ता है, तो वकालतनामा में साइन हो गया शेख शाहजहां की, जबकि पत्रकार ढूंढ रहे हैं कि शेख शाहजहां है कहां। तो सरकारी सिस्टम में कहां किस तरह से शेख शाहजहां को संरक्षण दिया जा रहा है, मैं इसको समझाने के लिए ये कहानी को आपको बता रहा हूं। तो बेल पिटीशन लेके जब अदालत के सामने पहुंचे तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप आराम करिए, आप बड़ा एक वकीलों की टीम बनाइए
क्योंकि इस शेख शाहजहां के लिए अदालत का कोई सिंपैथी नहीं है। अगले 10 साल तक उनके लिए मामला लड़ते रहिए। आपको काफी, ये मैं जोड़ रहा हूं, ये वकील ने नहीं कहा, अदालत ने नहीं कहा, अदालत ने कहा कि एक बड़ा टीम बनाइए, मतलब उनका इशारा इस तरफ है, आपको काफी पैसा मिलने वाला है, 10 साल तक ये चलता रहेगा। तो मतलब अब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अदालत का भी सोच ऐसा है, मतलब अदालत भी परेशान हो चुका है, लेकिन जिस तरह से पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और आप जिस तरह से परिवार कल्याण मंत्री की बात कर रहे हैं, तो ये सब ने अब लगे हुए हैं कि किस तरह से शेख शाहजहां को 5 स्टार फैसिलिटी दिया जाए। और तो परिवार कल्याण मंत्री तो परिवार तो तृणमूल कांग्रेस है, और तृणमूल कांग्रेस परिवार का ही हिस्सा है शाहजहां शेख, तो इसीलिए वो परिवार की कल्याणी कर रही है वो मंत्री, और इस तरह से लोग, कहानी ये है। जी प्रसन्नजीत, बहुत अहम यहाँ पर यह है कि कई जगह पर यह भी सामने आया कि जिस सफेद पोश कपड़े में शाहजहां शेख पहुंचे थे, काम हमेशा से उनके काले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही न्याय मिलेगा जो संदेश खाली की पीड़िताएं हैं उन्हें इस खास मामले में। बिल्कुल, चलिए अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और, वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर्ड द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास शो नया सवेरा में। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल देर रात दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में चली। बैठक में कई राज्यों में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात की लोकसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के कोर ग्रुप के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि भाजपा लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द जारी कर सकती है। पहली सूची में पार्टी के शीर्ष नेताओं के लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर उनके लोकसभा क्षेत्रों के साथ ही उन सीटों पर भी भाजपा अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत हासिल नहीं हुई थी। गौरतलब है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में खुद के लिए 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। और हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कल बहुत देर रात मंथन चला, 4 घंटे से भी ज्यादा का मंथन चला है। कब तक उम्मीद कर सकते हैं हम पहली सूची को लेकर, और कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जिन पर दांव लगाएगी इस बार भाजपा? ये देखिए, 3 बातें बहुत स्पष्ट तौर पर इस बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उभर कर आई है। पहली बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर मंथन हो जाए, इसके लिए एक रूपरेखा रखी गई है कि 10 मार्च से पहले बीजेपी की एक कोशिश होगी कि कम से कम 300 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाए, जिससे कि उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए वहां पर जा सके, अपने मतदाताओं से मिल सके। ये एक रणनीति है कि लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाए। राज्यवार जहां पर गठबंधन होना है या जहां पर गठबंधन की सीटें तय होनी है, वहां अभी एक दौर की बातचीत और होगी। लेकिन असम में 2 सीटें असम गण परिषद को दी गई है, 1 सीटें और सहयोगी दल को दी गई है। 11 सीटों पर खुद बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बाकी जो राज्य में जहां पर गठबंधन सहयोगी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, वहां सुबह सपा को 1 सीट देने की बात है, निषाद पार्टी को 1 सीट देने की बात है, 2 सीट अपना दल को, और जो जयंत चौधरी की आरएलडी है
उसे भी 2 सीट देने की बात है। तो इस तरह के कुछ फैसले लिए गए हैं बैठक में। उत्तर प्रदेश की 50 से ज्यादा सीटों पर नाम तय कर दिए गए, कहा जा रहा है। और जो पहली सूची संभावित तौर पर अगर आ जाएगी, जिस बात की एक संभावना जताई जा रही है, तो उसमें सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से हो सकता है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों के नाम हो सकते हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर से, संबित पात्रा जैसे जो चर्चित चेहरे हैं पुरी से, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी फिर अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। इस तरह से तमाम नाम होंगे। सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। इस तरह के बहुत चर्चित नाम आप देखेंगे कि पहली सूची में होंगे। उसके साथ ही साथ जिन सीटों पर बीजेपी पिछले चुनाव में जीत नहीं पाई थी या 2014 में भी जीत नहीं पाई थी, उन सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। जी शैलेंद्र, तो हैट्रिक करने के लिए तैयार है बीजेपी, और हम देख रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई है कल देर रात तक चली है, और कहीं ना कहीं 100 से 150 नामों का ऐलान जो है पहली सूची में किया जा सकता है। और जिस तरीके से आपने बताया कि 10 मार्च तक 300 सीटों के जो उम्मीदवार हैं, जो योद्धा हैं, जो लड़ेंगे इस 18वें लोकसभा चुनाव के लिए, उनका भी ऐलान किया जा सकता है। शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते हैं आगे और बात लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की ही कर लेते हैं, जिसका जायजा लेने के लिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं, उनकी अगुवाई में चुनाव आयोग की एक टीम 3 दिवसीय दौरे पर है। आयोग की 13 सदस्यीय टीम ने दौरे के पहले दिन कल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां पर प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए जरूरी संसाधनों की व्यवस्था पर चर्चा की। इसके अलावा टीम ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की है। निर्वाचन आयोग की टीम ने सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक एक कर वार्ता की। इस दौरान टीम ने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अपना दल, बीएसपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों से भी बात की है। आयोग की टीम ने लखनऊ के योजना भवन में निर्वाचन बढ़ते कदम विषय पर आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और आचार संहिता लगाने पर उसकी सख्ती से पालन कराने के लिए युवाओं और महिलाओं के मतदान प्रतिशत को सुनिश्चित और बढ़ाने पर भी जोर दिया। साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हर संभव कदम उठाने की बात भी कही गई है। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमृतकाल के दौरान मजबूत राष्ट्रीय ताकत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि विकसित अर्थव्यवस्था और अग्रणी शक्ति की ओर परिवर्तन को आगे बढ़ाया जा सके। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2024 के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने अधिक सुरक्षित, संरक्षित और सहयोगात्मक विश्व बनाने के लिए ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कौशल आधार के बड़े पैमाने पर उन्नयन और ऐसे माहौल की जरूरत है जो स्टार्टअप और प्रतिभा को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा कि इसके लिए मजबूत विनिर्माण की जरूरत तो है ही, जो प्रौद्योगिकी विकास के लिए आधार मुहैया करा सके। A more safe, secure and cooperative world, we clearly need greater international cooperation. Only that can serve to mitigate unilateral demands, economic domination or technology assertions. For India, this means moving across a broad front of domains that all contribute to comprehensive national power. It requires a massive upgrade of our skills base. It suggests an environment that promotes startups and talent. It will benefit from easier to do business and a modern infrastructure. But most of all, it demands robust manufacturing that alone can provide the foundation for technology development. भारत ने फिलिस्तीन की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राहत पहुंचाने के लिए एक स्थायी मानवीय गलियारे की तत्काल आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र के भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने कहा कि भारत अपनी ओर से द्विपक्षीय विकास साझेदारी के माध्यम से फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करना जारी रखेगा। The situation in Palestine continues to be of grave concern, with large-scale loss of civilian lives, especially women and children, and an alarming humanitarian crisis. This is clearly unacceptable, and we strongly condemn the death of all civilians. Mr. President, we must be clear that terrorism and hostage-taking are unacceptable and deserve our unequivocal condemnation. India has a zero-tolerance approach to terrorism. The return of hostages is imperative. We must also be clear about the universal obligation to observe international humanitarian law. Further,
there is an immediate need for a sustainable humanitarian corridor to provide relief. The conflict must not spread within or beyond the region. और आइए अब रुक करते हैं राष्ट्र से जुड़ी अन्य खबरों का, लेकिन फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा दौरे का आज तीसरा दिन है। राष्ट्रपति आज वंज बिहार में ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। कटक में ब्रह्मा कुमारी ओडिशा के स्वर्ण जयंती समारोह में वे शामिल होंगी। भारत दौरे पर आए माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर विस्तार से हुई बातचीत। प्रधानमंत्री ने बिल गेट्स के साथ मुलाकात को बताया यादगार। उत्तर प्रदेश में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। इस बार योगी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2275 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो पिछले साल से 150 रुपए ज्यादा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के प्रमुख संगठन राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का करेंगे शुभारंभ। और नया सवेरा में आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। सिंदरी उर्वरक संयंत्र और चतरा सुपर थर्मल पावर परियोजना का होगा लोकार्पण। पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज हुगली के आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। हल्दिया बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन का करेंगे उद्घाटन। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की देर रात तक चली बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। भाजपा जल्द करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर। सीईसी ने युवाओं और महिलाओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रेस्तरां में लगी आग से 43 लोगों की मौत, दर्जनों हुए घायल। और गजा में मदद का इंतजार कर रहे 104 लोगों की मौत। फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर लगाया हमले का आरोप। इजराइल ने भगदड़ मचने की कही बात। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने घटना की निंदा की। और आइए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए चलते हैं आपको डीडी न्यूज के न्यूज रूम, जहां हमारी सहयोगी संध्या शर्मा मौजूद है। संध्या, सुप्रभात। क्या है आज विभिन्न अखबारों की मुख्य सुर्खियां? सुप्रभात भावना और आंचल। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक के क्षेत्र में आई गुड न्यूज़ की खबर के साथ। जी हाँ, जो आज सभी अखबारों में हमें प्रमुखता के साथ देखने को मिली है। आपको बता दें कि चुनावी माहौल में ग्रोथ के जो ये आंकड़े हैं, इसने सारे अनुमान पीछे छोड़ दिए हैं। जी हाँ, जो जीडीपी की ग्रोथ आज बताई गई है वो 8.4% रही। देश की जीडीपी 2023-24 की तीसरी तिमाही में इसने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो फिलहाल सत्ता में है उसके लिए वो ये आंकड़े कहीं अहम तो है ही, साथ ही साथ देश की जो जनता है उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इस खबर को आज अखबार ने प्रमुखता के साथ लिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा बिल गेट्स ने की है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में अलग पहचान बना रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स, और इन्होंने कहा कि जो वैक्सीन के क्षेत्र में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है और इसीलिए हम भारत के साथ समझौता करके
वैक्सीन के क्षेत्र में और भी नए निवेश करेंगे। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ अखबारों ने लिया है। इसके अलावा एक और बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में खास तौर पर कहा कि गरीबों के कष्ट दूर करना ही मोदी की गारंटी है। तो इस खबर को भी आज सभी अखबारों ने लिया है। इसके अलावा एक और खबर आपको बता दें, जो रूसी सेना से 20 भारतीयों की वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं उसे आज सभी अखबारों ने लिया है और बताया कि विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि हर संभव मदद की जा रही है। आपको बता दें कि सहायक के तौर पर कार्य कर रहे कई भारतीय कार्यमुक्त हुए जिन्हें वतन वापसी के लिए विदेश मंत्रालय प्रयास कर रहा है। इसके अलावा एक और खबर जो आज सभी अखबारों में हमें प्रमुखता के साथ देखने को मिली, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल बाद अपना ही फैसला बदला है और कहा है कि जो स्टे ऑर्डर की समय सीमा है वो 6 माह नहीं होगी, यानी कि स्टे ऑर्डर बरकरार रहेंगे। तो इस खबर को भी आज सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। एक और खबर आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में तेंदुओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि भारत में तेंदुए की आबादी 13,874 होने का अनुमान 2018 में था और 12,852 ये संख्या थी। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुओं की संख्या आज अखबारों में इस रिपोर्ट के माध्यम से बताई गई है। इसके अलावा चलते चलते एक और रिपोर्ट के माध्यम से खबर की बात कर लेते हैं, जिसे जनसत्ता अखबार ने लिया है। बेहतर वायु गुणवत्ता पर फोकस करते हुए एक अध्ययन किया गया चीन की तरफ से और बताया गया कि यदि बेहतर वायु गुणवत्ता होती है तो आत्महत्या जैसी घटनाओं में कमी आ सकती है। यानी कि वायु की गुणवत्ता कितनी महत्वपूर्ण है, कितना इम्पॉर्टेंट है व्यक्ति की जान बचाने के लिए, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। और ये भी बताया है कि वायु प्रदूषण को सुधार के चीन ने किस तरह से आत्महत्या के जो आंकड़े हैं उसमें कमी लाने का काम किया है। तो इस खबर को भी आज जनसत्ता अखबार ने इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रकाशित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इन तमाम खबरों को हम तक समेट कर लाने के लिए सुबह सवेरे। चलिए अब बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर से कुछ खास खबरें, साथ ही खबरें होंगी खेल और कारोबार से जुड़ी हुई भी। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 9 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब दुनिया भर से कुछ खास खबरें, लेकिन फटाफट अंदाज में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कल देर रात आग लगने से बहुत बड़ा हादसा हो गया। ढाका में 7 मंजिला रेस्टोरेंट की इमारत में लगी भीषण आग में कम से कम 43 लोगों की झुलसकर मौत हो गई और कई दर्जनों लोग घायल हुए हैं। गाजा में मदद की आस लगाई 104 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। फिलिस्तीन ने इजराइल पर हमले के आरोप लगाए, जबकि इजराइल ने गाड़ी से कुचलने या भगदड़ होने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में हुई घटना की कड़ी निंदा की है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा शहर के पास सहायता मिलने का इंतजार कर रहे लोगों पर हुए हमले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका इस घटना की जांच कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये घटना युद्ध विराम पर बातचीत को और जटिल बनाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय जब मंदी की आहट से परेशान है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने वो कर दिखाया है जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा रहा था। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी 8.4% रही है, जो सबसे ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण क्षेत्र में तेजी इन आंकड़ों की बड़ी वजह है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन आंकड़ों के आने के बाद खुशी जाहिर की है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश के लिए बड़ी खबर आई है। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर के बीच देश की अर्थव्यवस्था 8.4% की रफ्तार से दौड़ी है। पूर्वानुमानों से भी काफी आगे निकलते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने ये कारनामा तब करके दिखाया है जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी से परेशान हैं। तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था ऐसे ही नहीं बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती रफ्तार पर खुशी जाहिर की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, 2023-24 की तीसरी तिमाही में 8.4% की मजबूत जीडीपी वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और इसकी क्षमता को दर्शाती है। हमारे प्रयास तेज आर्थिक विकास लाने के लिए जारी रहेंगे, जिससे 140 करोड़ भारतीयों को बेहतर जीवन जीने और एक विकसित भारत बनाने में मदद मिलेगी। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि तीसरी तिमाही की जीडीपी के आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किए गए रिफॉर्म तेज गति से जमीन पर उतरकर नतीजे दे रहे हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि जिस तरह से देश में ढांचागत क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है, एफडीआई में तेजी आ रही है और इकोनॉमिक रिफॉर्म जारी है, उससे उम्मीद है कि देश की अर्थव्यवस्था और भी तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता रखती है। सांख्यिकी मंत्रालय के तीसरी तिमाही के आंकड़ों पर नजर डालें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 11.6% की तेजी देखने को मिली है। निर्माण क्षेत्र भी लगभग दोहरे अंकों में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां 9.5% की तेजी दर्ज की गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट 3.8% दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान जीडीपी 40.35 लाख करोड़ रुपए थी, जो मौजूदा वित्त वर्ष की समान अवधि में बढ़कर 43.72 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक रियल जीडीपी मौजूदा वित्त वर्ष में 172.90 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो 2022-23 में 160.71 लाख करोड़ रुपए रही थी। कुल मिलाकर देखें तो जहां दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती देखी जा रही है, तो वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर की चुनौतियों के बाद भी सबसे तेज गति से बढ़ती इकोनॉमी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बेहतरीन उछाल देखने को मिला है। 8.4% की जीडीपी रेट, इसका अनुमान लगाया गया। हमारे संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक तूफानी तेजी देखने को मिल रही है, साथ ही साथ आंकड़े ये दर्शा रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक मजबूत स्तंभ पर खड़ी है और आगे जिस तरीके के हम अग्रसर हो रहे हैं 3 ट्रिलियन इकोनॉमी के बढ़ते हुए, तो इस तरीके से ये जो संकेत है कितने मजबूती के साथ हमें अपने संकेत दे रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम बढ़ने वाला है। जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं, विश्व बैंक, IMF जैसी एजेंसीज़ का, जिन्होंने ग्रोथ के अनुमान को करीब 7% के आसपास रखा है, अब ये जो तीसरी तिमाही के आंकड़े आए हैं वो सभी को चौंकाने वाले हैं। आप देखिए कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था जहां नेगेटिव टेरिटरी में है, यूरोजोन 0.5% की दर से बढ़ रहा है। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो ग्रोथ रेट है 3 to 5% है। तो सबसे नज़दीक भारत के इस वक्त दिखाई दे रहा है वो है चाइना, वो भी करीब 5.2% की दर से विकास कर रहा है। तो 8.4 और 5.2 अंतर बहुत ज़्यादा है दो सबसे बड़ी इकॉनमीज़ की अगर हम बात करें तो। दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था का तमगा लगातार आप तीसरी तिमाही में भी देखिए भारत के साथ बना हुआ है। उसकी दो बहुत खास वजहें हैं। पहला ये कि जिसको GFCF कहते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये वो खर्चा होता है जो सरकार बुनियादी ढांचे पर करती है। आपने बजट में आंकड़ों पर ध्यान दिया होगा, 11,11,111 करोड़ रुपए का जो
11.1% का उछाल देखा गया, वो ये दिखाता है कि बुनियादी ढांचे की रफ्तार और भी ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाली है। दूसरा बड़ा फैक्टर है जो प्राइवेट कंजम्पशन है। जब सरकार ने अपनी तरफ से खर्चा करना शुरू किया कोविड के बाद, तो निजी क्षेत्र ने फिर अपने कंजम्पशन को बढ़ाया, अपने निवेश को बढ़ाया। ये दो फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर में सुस्ती के बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और ये जो बेस है, मुझे लगता है कि जो बड़े फैसले कैबिनेट ले रही है सेमीकंडक्टर के मामले में, रिन्यूएबल्स के मामले में, वो आगे जाते हुए इस रफ्तार को और भी ज़्यादा बेहतरीन करने की उम्मीद हम करते हैं। और अगले साल के लिए 7% का जो लक्ष्य रखा गया है, जो अनुमान रखा गया है, शायद उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग को हब के रूप में भारत को जाना जाएगा, जो हम देख रहे हैं डबल डिजिट में मोबाइल प्रोडक्शन है। और सेमीकंडक्टर को लेकर तो प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा कि किस तरह से सेमीकंडक्टर की जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं उसमें भी भारत हब बनने की तैयारी में। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक की। असम की मेजबानी में पहली बार आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 अष्टलक्ष्मी का गुरुवार को समापन हो गया। सरुसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित समापन समारोह में स्थानीय कलाकारों की शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति देखने को मिली। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी KIUG 2023 अष्टलक्ष्मी की ओवरऑल चैंपियन वो बनी है और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रही। वहीं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को मिला तीसरा स्थान। लोकेश राहुल इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में होने वाले 5वें और आखिरी टेस्ट से बाहर हो गए हैं। लोकेश राहुल को पूरी तरह फिट ना होने के कारण 5वें टेस्ट के लिए नहीं चुना गया है। जसप्रीत बुमराह धर्मशाला में होने वाले 5वें टेस्ट के लिए टीम के साथ जुड़ेंगे। बुमराह को रांची में खेले गए चौथे टेस्ट के लिए टीम से रिलीज किया गया था। वॉशिंगटन सुंदर को भारतीय दल से रिलीज कर दिया गया है। वे अपनी रणजी ट्रॉफी टीम तमिलनाडु के साथ जुड़ेंगे और मुंबई के खिलाफ सेमीफाइनल में खेलेंगे। और अब बात ग्लैमर वर्ल्ड से। अभिनेता अनुपम खेर की फिल्म कागज 2 आज होगी रिलीज। फिल्म में दर्शन कुमार, अनंत देसाई, नीता गुप्ता भी हैं। किरण राव के डायरेक्शन में बनी फिल्म लापता लेडीज आज सिनेमाघरों में होगी रिलीज। सुनील ग्रोवर एक बार फिर अपनी डार्क ह्यूमर सीरीज सनफ्लावर 2 आज से OTT पर धमाल मचा रही है। वहीं रवि किशन की वेब सीरीज मामला लीगल है आज से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना होगी शुरू। फिल्म आर्टिकल 370 ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई। फिल्म ने अब 100 करोड़ क्लब में आगे वे बढ़ गई है। इलियाना डिक्रूज और रणदीप हुड्डा की फिल्म 13 क्या होगा लवली का ट्रेलर हुआ रिलीज। 8 मार्च को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। और अब बात एक खूबसूरत पहल की। बात करते हैं IIT जोधपुर की, जहां नया बायोफ्यूल जेट सामने लेकर वो आया है। और इस बायोजेट फ्यूल की पेट्रोल और डीजल की ही जैसी गुणवत्ता है। ये ईंधन बायो वेस्ट और मेडिकल वेस्ट से तैयार किया गया है। जानते हैं और बहुत कुछ इस रिपोर्ट के जरिए। मिलिए IIT जोधपुर के केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर राकेश शर्मा से, जिन्होंने बायोजेट फ्यूल तैयार किया है। इस फ्यूल की खासियत ये है कि इसमें पेट्रोल और डीजल के जैसी ही गुणवत्ता है और ये बायो वेस्ट यानी पेड़ पौधे और पत्तियों के वेस्ट और मेडिकल वेस्ट से तैयार किया गया है। जो भी बायोमास है, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट है, म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट है, नॉन एडिबल ऑयल्स हैं, इन सब ऑयल्स को आयरन और सिलिका एल्यूमिना जो कि क्ले का एनालॉग है उसके साथ ट्रीटमेंट करके अंडर हाइड्रोजन प्रेशर इसको बायोजेट फ्यूल में कन्वर्ट किया। पूरी दुनिया में एनर्जी का मुख्य स्रोत फ्यूल यानी ईंधन है। बढ़ते विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, जनसंख्या वृद्धि, जिसके साथ बढ़ते संसाधनों के उपयोग ने पूरी दुनिया में ईंधन की प्रतिदिन की खपत को बढ़ा दिया है।
वैज्ञानिकों द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की निर्भरता को कम किया जाए और इसके लिए वैकल्पिक ईंधन तैयार किया जाए। पेट्रोल और डीजल की सबसे ज्यादा खपत ट्रांसपोर्टेशन में होती है, चाहे वो निजी रूप से इस्तेमाल में आने वाली 2 व्हीलर और 4 व्हीलर हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पेट्रोल और ईंधन की गुणवत्ता रखने वाले ईंधन को लेबोरेटरी में तैयार करना सुनने में असंभव सा लगता है, पर इस असंभव को संभव कर दिखाया है जोधपुर IIT के इन शोधकर्ताओं ने, जिन्होंने बायोजेट फ्यूल को अपनी लैब में तैयार किया है। इसका पेटेंट भी IIT जोधपुर ने करवा दिया है। इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प है इसको तैयार करने का तरीका। इसमें मेडिकल वेस्ट, घरों से और इंडस्ट्री से निकलने वाले कचरे और खेतों में निकलने वाला वेस्ट मटेरियल जैसे पराली, जो अधिकतर प्रदूषण का कारण बनती है, जगह जगह मौजूद कूड़े के पहाड़ जैसे वेस्ट मटेरियल से ये बायोजेट फ्यूल तैयार हुआ है। बायोफ्यूल ईंधन में एक क्रांतिकारी नवाचार है। इस ईंधन को फाइटर जेट से लेकर पैसेंजर प्लेन तक के फ्यूल के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जोधपुर से श्याम सिंह देवड़ा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस खूबसूरत पहल के बाद आइए अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। परीक्षा जैसे जैसे करीब आती है, बच्चों में परीक्षा को लेकर तनाव भी बढ़ने लगता है। परीक्षा के तनाव को पहचानने और इसे दूर करने पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। परीक्षा का तनाव कई छात्रों को परेशान करता है। बच्चों को बहुत तनाव उस वक्त होता है जब उनकी परीक्षाएं शुरू होने वाली होती हैं। परीक्षा से पहले पढ़ाई करना, काफी समय पढ़ते रहना, याद करने का काम उनके लिए मुश्किल बन जाता है। ये सिर्फ उनकी समस्या नहीं होती जिनको परीक्षा देनी है, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य, खास तौर पर माता पिता भी तनावग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन परीक्षा का तनाव लेना कैसे हानिकारक हो सकता है, ये समझना आवश्यक है। वक्त पे सोना है, 5 से 6 घंटे की नींद इत्मीनान से आपने लेनी है। सारा कुछ सुबह के लिए तैयार पहले से करके रख लेना है। रात भर पढ़ना नहीं है, फोनों पे बात नहीं करनी है अपने सहपाठियों से, किसने क्या कर लिया, कौन क्या कर रहा है, कोई नई चीज याद करने की कोशिश नहीं करनी है और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ यही संदेश देना है कि मैं जितनी तैयारी कर सकता था मैंने भरपूर कर ली है, अब मैं कल आराम से जाके एग्जामिनेशन सेंटर में लिखूंगा या लिखूंगी। अपने आप को ये पॉजिटिव संदेश देना बहुत जरूरी है। और रात का खाना हल्का फुल्का खाइएगा, भारी मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खानी है जिससे कि आपको कोई गैस्ट्रिक इश्यूज हो और रात को बेचैनी हो। आवश्यक है कि परीक्षा से एक दिन पहले कुछ सावधानियों का पालन करें। ऐसे में अपने आप को तनाव मुक्त रखें, घबराएं नहीं। यदि तनाव अधिक महसूस हो रहा हो तो परिवार के सदस्यों से बात करें। पढ़ाई के बारे में कई दोस्तों से बात करने से बचें। एक दिन पहले कुछ नए नोट्स की तलाश न करें और कुछ नया सीखने का प्रयत्न न करें। मुख्य बिंदुओं को संशोधित करें। कोशिश करें कि रात का खाना हल्का खाएं। परीक्षा से पहले नींद पूरी करना आवश्यक है, इसलिए रात भर पढ़ाई न करें। 6 से 8 घंटे की नींद लें। परीक्षा से पहले रात को ठीक तरह से आराम करना आवश्यक है। जब भी आप कुछ चीजें याद करते हैं उनको रिवाइज करना बड़ा जरूरी होता है। रिसर्च स्टडीज भी कहती हैं 24 घंटे के अंदर जब भी कुछ याद करो तो रिवाइज कर लो। इसलिए जब आप अपने टाइम टेबल्स बनाते हैं तो उसमें एक रिवीजन का स्लॉट जरूर होना चाहिए। जो कल याद किया उसको रिवाइज करना है। और जब रिवीजन करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपकी कमजोर कड़ियां कौन सी हैं और वक्त रहते ही आप अपनी कमजोर कड़ियों को मजबूत कर सकते हैं। बोल बोल के रिवाइज करते हैं, किसी को सुना दीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए अपना कहा हुआ, कुछ लिख के देख लीजिए, छोटी छोटी सी स्क्रिबलिंग्स कर लीजिए, कीवर्ड से एक माइंड मैप सा बना लीजिए। परीक्षा के दिनों में उन्हें सही मात्रा में पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। आवश्यक है कि तनाव के कारण को पहचानें, तनाव को दूर करने के उपाय करें, जिससे छात्र बेहतर ढंग से परीक्षा पूरी कर सके और परीक्षा में सफल हों। किरण भारद्वाज, DD न्यूज।
और आइए जानते हैं क्या है मौसम का हाल आपके शहर में। और इसी उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से भी बेहतर हो, नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में इतना ही। हाँ, और जाने से पहले आइए अब आपको दिखाते हैं उड़ीसा के चिल्का लेक की सुनहरी सुबह की झलकियां जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। आप इन दृश्यों का लीजिए आनंद। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।